सम्मेलन होने के नाते हम ये जानते हैं कि एस्केलेशन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हम एक जिम्मेदार मुल्क भी है। हम जानते हैं कि ऐसी भारी तबाही न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस पूरे रीजन और इस पूरे के पूरे ग्लोब के लिए बहुत हानिकारक होगी। लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझनी होगी। पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि बार बार निर्दोष गांव वालों पर लगातार गोलीबारी हो रही है, तो हिंदुस्तान को रिस्पांस देना पड़ रहा है। जम्मू के आरसपुरा में लोगों को, घरों, दुकानों को आप देखिए कैसे भारी नुकसान पहुंचा है। सिविलियंस है वो। आरसपुरा में कैसे है हालात, आपको मैं तस्वीर के जरिए बता दूं। की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, जो मकान मालिक थे बता रहे हैं। ये देखिए, ये दीवार में ये सारे ये जो दीवार में होल हुए हैं, ये उसी से हुए हैं। उसी से हुए हैं, पता नहीं अभी एक गिरा के चाहे दो गिरे हैं। ये देखिए पूरी दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त कर दी। इतना जोरदार धमाका था ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देखिए गोले दागे गए, इस तरह की ये तस्वीरें हैं। शेल जो है वो गिरे हैं। जबरदस्त सेलिंग जो है वो हुई है पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जो भारत की सीमा में, जो जम्मू संभाग की सीमा में जो गांव लगता है, वहां पर पूरा बाथरूम जो है आप देख सकते हैं वो तहस नहस हो गया है। घर के शीशे, दरवाजे सब टूट चुके हैं और जो मवेशी है यहाँ पर वो भी मारे गए। उनकी तस्वीरें हम आपको हालांकि नहीं दिखा रहे हैं। और ये शेल जो है ये जीता जागता उदाहरण है कि ये तस्वीर है ये पाकिस्तान की नापाक साजिश की, नापाक हरकत की, जिसे भारत की जो रक्षा प्रणाली है, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगातार नेस्तनाबूद कर रहा है। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। और इस बीच आपको यह बता दें कि जो बीएसएफ की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 आतंकियों को मार गिराया था सांबा सेक्टर में, उनकी पहचान हो चुकी है, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। और ये बता दूं आपको कि ये दोनों ही आतंकी संगठनों के मिले जुले आतंकी थे। हमारे पास डिटेल आ चुकी है। 7 मई को जो ऑपरेशन हुई थी उसमें कई आतंकी मारे गए थे। उसमें एक मुदस्सर कादियान खास है जो कि अबू जुंदाल के नाम से जाना जाता है। ये लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला था और मरकज तैयबा मुरीद के का इंचार्ज था। इसे मारा गया है। ये जो मारे गए आतंकी हैं, 7 को जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, माफ कीजिएगा ये बीएसएफ वाला ऑपरेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये जो वहां मारे गए थे, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था तब ये जो आतंकी अलग अलग ठिकानों पर मारे गए 7 मई को, उनकी कुछ डिटेल हमारे पास आई है। और उस डिटेल में 5 ऐसे आतंकी बताए जा रहे हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर हिंदुस्तान के सीने पर खंजर घोंपा था। मैं बताती हूँ आपको, पहला है, फिर क्लैरिफाई कर रही हूं, 7 मई को पाकिस्तान के उन अलग अलग ठिकानों पर जो बड़े आतंकी मारे गए हैं, जिनको हम कह रहे थे टॉप लीडरशिप जो है आतंकियों की, उनकी शिनाख्त हो गई है और उनके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बढ़ के बताती हूँ वो लोग कौन है। एक है मुदस्सर कादियान खास, ये है लश्कर तैयबा का, ये मरकज तैयबा मुरीद के का इंचार्ज था। और ये पाकिस्तान आर्मी जो आपको दिखी थी ना, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कौन दहशतगर्दी? ये सारी लाशें पड़ी हुई थी, फिर लाशों का जनाजा पड़ रहा था, एक और आतंकी, और उस आतंकी के पीछे वर्दी दिखाई दे रही थी। तो ये वो जो कॉफिन पड़े हुए थे उनकी पहचान हो रही है। अच्छा, इसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। किसको? ये मुदस्सर कादियान को, ये लश्कर तैयबा के आतंकी को गार्ड ऑफ ऑनर मिला पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। और पाक आर्मी के चीफ और पंजाब सीएम मरियम नवाज की तरफ से रीत भेजी गई है, वो जो माला भेजी जाती है वो भेजी गई है। इसकी फ्यूनरल जो, यानी इसकी नमाज जनाजा जो है वो हाफिज अब्दुल रऊफ, ये डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ वो पढ़ा था नमाज जनाजा। और ये लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी में रहा है, आईजी ऑफ पंजाब पुलिस, माफ कीजिएगा, ये जो जनरल है पाकिस्तान आर्मी में एक, और एक आईजी पंजाब पुलिस, ये दोनों वहां मौजूद थे उस जनाजे में। चाहता हूं, पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने, मतलब जो अथॉरिटी है उनकी, उन्होंने कितनी बार भारत को धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। कितनी बार सर? उन्होंने कभी फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल को एब्जॉर्ब नहीं किया। मतलब ये नहीं कहा, जैसे इंडिया की पॉलिसी है कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने कभी नहीं माना वो। मैं समझता हूँ कि अमेरिका, इजराइल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं,
इसीलिए उनको धमकी मिली है, इसीलिए उनका डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने तो एनसीए का कुछ किया ही नहीं। आई एम 100% श्योर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ इंडिकेशन पिकअप करी हो। और एक और चीज भी हो सकती है हाँ। कि पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने अपनी ही एनसीए की बैठक बुला ली हो, Absolutely. क्योंकि उनको पता ही नहीं क्योंकि ये बड़ी बात कह रहे हैं आप क्योंकि कि हो वहाँ तो- सकता है पाकिस्तानी सेना अलग से काम कर रही हो, पॉलिटिशियंस को इससे बेदखल कर दिया हो, लेकिन Absolutely. एनसीए में तो ऐसा नहीं हो सकता ना नहीं, सर। नहीं, पाकिस्तान में हो सकता है ना नहीं, ये। पाकिस्तान में हो सकता है, मैं यही तो बोल रहा था। सिविलियन के हाथ में कुछ नहीं, एनसीए नाम पेपर पर एनसीए है, डिसीजन तो सिर्फ आर्मी के हाथ में है। और Exactly. ये क्वाइट पॉसिबल कि आर्मी ने कुछ किया नहीं है। सर, और ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन लोगों के बयान पर इनको प्रेशराइज करने लगे। कोई तो उनके नहीं, पास प्रूफ आया होगा ना, कोई तो मतलब एब्सोल्युटली, मैं यही तो कह रहा हूँ। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो आजकल कोई धरती का हिस्सा नहीं जो एक एक इंच को नहीं सैटेलाइट देखता। और जो एडवांस सैटेलाइट है, जो अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, आई एम 100% श्योर इनको कुछ इंडिकेशन मिला है कि ये मजबूर हो गया सेनेट में बयान देने के लिए कि भाई हमने तो एनसीए की हैसियत में मीटिंग आना भी नहीं पड़ गया बुलाई। सर पाकिस्तान को। ये जो थोड़े थोड़े टाइम में कोई भी उठकर कुछ भी बयान दे देता था, कहता था कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लेंगे। एक पाव दो पाव के बम हाँ है हमारे हाँ पास। हाँ, एक एक डेढ़ डेढ़ पाव के जो ये बम लेकर घूम रहे थे, अब समझ में आ गया। अब कह रहे हैं एनसीए की कोई बैठक नहीं हो। कौन कह रहा है? उस देश का मुखिया कह रहा है। शहबाज शरीफ कहाँ कह रहे हैं? सदन में कह रहे हैं। हालांकि एक दूसरे की कोई वैल्यू करता हुआ वहां पर तो नहीं दिखता है। और रुबिका जी, मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ। Quickly, अगर sir, हाँ, इन्होंने एक बड़ी कोई खबर आ रही है। अगर इन्होंने कोई हिमाकत करी ना ऐसी, इनके न्यूक्लियर वेपन जो ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, फौरन किए जाएंगे, और हम भी इसी चीज का इंतजार करें। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये जानते हैं कि एस्केलेशन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हम एक जिम्मेदार मुल्क भी है। हम जानते हैं कि ऐसी भारी तबाही न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस पूरे रीजन और इस पूरे के पूरे ग्लोब के लिए बहुत हानिकारक होगी। लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझनी होगी। पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि बार बार निर्दोष गांव वालों पर लगातार गोलीबारी हो रही है, तो हिंदुस्तान को रिस्पांस देना पड़ रहा है। जम्मू के आरएसपुरा में लोगों को, घरों, दुकानों को आप देखिए कैसे भारी नुकसान पहुंचा है। सिविलियंस है वो। आरएसपुरा में कैसे हैं हालात, आपको मैं तस्वीर के जरिए बता दूं। की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, जो मकान मालिक थे बता रहे हैं। ये देखिए, ये दीवार में ये सारे ये जो दीवार में होल हुए हैं, ये उसी से हुए हैं। उसी से हुए हैं, पता नहीं अभी एक गिरा के चाहे दो गिरे हैं, इसका कोई ये देखिए, पूरी दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त कर दी। इतना जोरदार धमाका था ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देखिए गोले दागे गए। इस तरह की ये तस्वीरें हैं। शैल जो है वो गिरे हैं। जबरदस्त सेलिंग जो है वो हुई है पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जो भारत की सीमा में, जो जम्मू संभाग की सीमा में जो गांव लगता है, वहां पर पूरा बाथरूम जो है आप देख सकते हैं वो तहस नहस हो गया है। घर के शीशे, दरवाजे सब टूट चुके हैं, और जो मवेशी है यहाँ पर वो भी मारे गए। उनकी तस्वीरें हम आपको हालांकि नहीं दिखा रहे हैं। और ये शैल जो है ये जीता जागता उदाहरण है कि ये तस्वीर है ये पाकिस्तान की नापाक साजिश की, नापाक हरकत की, जिसे भारत की जो रक्षा प्रणाली है, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगातार नेस्तनाबूद कर रहा है। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। और इस बीच आपको यह बता दें कि जो बीएसएफ की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 आतंकियों को मार गिराया था सांबा सेक्टर में, उनकी पहचान हो चुकी है, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। और ये बता दूं आपको कि ये दोनों ही आतंकी संगठनों के मिले जुले आतंकी थे। हमारे पास डिटेल आ चुकी है। 7 मई को जो ऑपरेशन हुई थी उसमें कई आतंकी मारे गए थे। उसमें एक मुदस्सर कादियान खास है जो कि अबू जुंदाल के नाम से जाना जाता है। ये लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला था और मरकज तैयबा मुरीद के का इंचार्ज था। इसे मारा गया है। ये जो मारे गए आतंकी हैं, 7 को जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, माफ कीजिएगा ये बीएसएफ वाला ऑपरेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये जो वहां मारे गए थे, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था तब ये जो आतंकी अलग अलग ठिकानों पर मारे गए 7 मई को, उनकी कुछ डिटेल हमारे पास आई है। और उस डिटेल में 5 ऐसे आतंकी बताए जा रहे हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर हिंदुस्तान के सीने पर खंजर घोंपा था। मैं बताती हूँ आपको। पहला है, फिर क्लैरिफाई कर रही हूँ, 7 मई को पाकिस्तान के उन अलग अलग ठिकानों पर जो बड़े आतंकी मारे गए हैं,
जिनको हम कह रहे थे टॉप लीडरशिप जो है आतंकियों की, उनकी शिनाख्त हो गई है और उनके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बढ़ के बताती हूँ वो लोग कौन है। एक है मुदस्सर कादियान खास, ये है लश्कर तैयबा का, ये मरकज तैयबा मुरीदके का इंचार्ज था। और ये पाकिस्तान आर्मी जो आपको दिखी थी ना, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कौन दहशतगर्दी? ये सारी लाशें पड़ी हुई थी, फिर लाशों का जनाजा पड़ रहा था, एक और आतंकी, और उस आतंकी के पीछे वर्दी दिखाई दे रही थी। तो ये वो जो कॉफिन पड़े हुए थे उनकी पहचान हो रही है। अच्छा, इसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। किसको? ये मुदस्सर कादियान को, ये लश्कर तैयबा के आतंकी को गार्ड ऑफ ऑनर मिला पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। और पाक आर्मी के चीफ और पंजाब सीएम मरियम नवाज की तरफ से रीत भेजी गई है, वो जो माला भेजी जाती है वो भेजी गई है। इसकी फ्यूनरल जो यानी इसकी नमाज जनाजा जो है वो हाफिज अब्दुल रऊफ, ये डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। हाफिज अब्दुल रऊफ वो पढ़ा था नमाज जनाजा, और ये लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी में रहा है, आईजी ऑफ पंजाब पुलिस, माफ कीजिएगा, ये जो जनरल है पाकिस्तान आर्मी में एक, और एक आईजी पंजाब पुलिस, ये दोनों वहां मौजूद थे उस जनाजे में। चाहता हूँ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने, मतलब जो अथॉरिटी है उनकी, उन्होंने कितनी बार भारत को धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। कितनी बार सर? उन्होंने कभी फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल को एब्जॉर्ब नहीं किया। मतलब ये नहीं कहा है जैसे इंडिया की पॉलिसी है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने कभी नहीं माना वो। मैं समझता हूँ कि निर्यात पाकिस्तान से रोक दिए, आप इकोनॉमिकली पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे हो। ये एक चीज अमिताभ जी, एक चीज और क्लियर करिएगा, ये आतंकी कार्रवाई के संदर्भ में हाईली प्लेस सोर्सेज जो हैं आपके, दिस इज रिगार्डिंग टेरर यानी कि एक और पहलगाम, एक और पुलवामा, एक और पठानकोट, कुछ भी ऐसा हुआ। अगर आप ऐसी कोई भी आतंकी कार्रवाई भारत के किसी भी कोने में करते हो या भारत के किसी ठिकाने पे करते हो, तो वो उसके बाद भारत सरकार ये नहीं सोचेगी कि हमें आगे क्या करना है, वो भारत के खिलाफ जंग माना जाएगा और भारत उसका माकूल जवाब देगी, पलटवार करेगी उसी क्षण। मतलब कोई अगर एक गलती से कोई पहलगाम हो गया, अब कोई पुलवामा हो गया, कोई पठानकोट हो गया, कोई उड़ी हो गया, तो अब जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यही खबर, वो जंग की शुरुआत होगी फिर। क्लियर? वो ये जो सोर्सेज जो आपके कन्फर्म, जो आपने खबर भी भेजी है, उसकी जो भाषा है वो मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि इंडिया हैज डिसाइडेड एट एनी एक्ट ऑफ टेरर, एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर, भविष्य में कोई भी आतंकी हमला विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ जंग के ऐलान के तौर पर देखा जाएगा, एंड विल बी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली। ये मतलब पहलगाम, पुलवामा, पठानकोट, 26/11, अब भारत पर कोई भी अगर आतंकी हमला हो गया, अमिताभ जी, कोई भी हो गया, तो वो जंग की शुरुआत है। ठीक, यही मतलब मैं समझूं? बिल्कुल। ये आप अगर भारत के संयम को भारत की कमजोरी समझ रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है दुनिया। भारत के पास अब मिसाइलें हैं जो खुद डेवलप की गई हैं। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ने भारत को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि हम हर जवाब देने में सक्षम हैं। अगर आप छुप के वॉर कर रहे हो, वो भारत के खिलाफ जंग का आगाज करना होगा और भारत उसका वैसी उसी भाषा में जवाब देगा। तो ये तय है भारत सरकार का, और सीधा संदेश है पाकिस्तान को, जो हमेशा लॉन्च पैड तैयार रखता है। भारत हमेशा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता है, इसीलिए कहा गया था कि ब्लड और वाटर एक साथ पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसी के साथ ये कहा गया था कि अब पाकिस्तान का कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यही कारण है कि पाकिस्तान के उन तमाम ठिकानों को अब ठिकाना बनाया जा रहा है जो कि आतंक को पनाह दे रहे थे, जहां से आतंकी घटनाओं को कार्रवाई दी जा रही है। ये मतलब क्लियर हो गया साहब। हमारे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह हैं। अमिताभ जी, मैं एक बार उनका रुख करूंगा, क्योंकि खबर जो आपने, RSN सिंह सर, इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर। ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है आपको? क्लियर है? ये इंडिया अभी खबर आई है सर, एक रिएक्शन आप क्या चाह रहा हूं मैं। एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, दिस हैज बीन मेड क्लियर बाय इंडियन गवर्नमेंट। एक और पहलगाम, पुलवामा, पठानकोट, कुछ भी, जंग शुरू, ये बोल दिया सरकार ने। नहीं, ये देखिए, जो मान लीजिए अभी जो कार्रवाई हो रही है उनके
द्वारा ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए और उनके एयरक्राफ्ट के जरिए, दैट टू इज इन सपोर्ट ऑफ टेरर, है ना। तो एक तरह से ये मेरा जो अपना इंटरप्रिटेशन है कि आगे कोई भी अगर वो कार्रवाई करते, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ टेरर, क्योंकि ये जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है उनके तरफ से, दैट इज ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ टेरर। आपने पहलगाम किया, हमने आपका उसका जवाब दिया, और उसके बाद आप फिर जब हमने जवाब दिया तो आप फिर उसके टेरर के सपोर्ट में आप आगे आ गए। तो ये फाइन प्रिंट थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। ये मतलब टेरर का ये मतलब थोड़ी वो केवल होता है कि जो आपने पुलवामा में देखा था या पहलगाम में देखा है कि इनोसेंट लोगों को मारना। ये सर आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है और थोड़ा सा आपका फेस भी, मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से। लेकिन अमिताभ जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में लगातार मौजूद है, मेरे साथ न्यूज रूम से। बहुत बड़ी खबर है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, वर्ड सुनिए जो शब्द हैं, एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ वॉर, भविष्य में एक और आतंकी हमला विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, वो युद्ध की तरह देखा जाएगा, भारत के खिलाफ जंग की शुरुआत की तौर पर देखा जाएगा, एंड विल बी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली, और उसका उसी तरीके से माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत लगातार कह रहा है, भारत बहुत संयम बरत रहा है, भारत रेस्ट्रेन कर रहा है, भारत इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। अब जीरो टॉलरेंस, ये पॉलिसी डिसीजन है साहब, ये कोई अब कोई ऐसी नहीं है कि ये कोई ऑप्टिक्स वाली बात नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, जो हाईली प्लेस सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं, ये अमिताभ जी कोई ऑप्टिक्स नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है। वन मोर सिंगल एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये पॉलिसी डिसीजन है सर। अब बिल्कुल पॉलिसी डिसीजन है। आपने सुबह में अगर इस बैठक की तस्वीरें देखी, पीएम के चेहरे पे जो गंभीरता है और जिस तरह से वो एड्रेस कर रहे हैं, वो दिखा रहा है कि कोई कड़ा फैसला करने के लिए वो वहाँ पर तमाम लोग बैठे थे। राजनाथ सिंह थे, इसके पहले की बैठकों का दौर देखिए, राजनाथ सिंह के घर सीडीएस गए थे, उसके पहले एनएसए ने जाकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया था। इसके बाद तमाम लोग, तमाम शीर्ष अधिकारी, तीनों सेनाध्यक्ष जाकर प्रधानमंत्री के घर बैठते हैं, तीनों इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद सबके साथ बैठकर ये फैसला हुआ है। ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ अमन, सिर्फ उनके लिए संदेश, पाकिस्तान के लिए संदेश नहीं है, उनके लिए भी संदेश, उन देशों के लिए भी संदेश है जो छुपके से पाकिस्तान को ढाल बनाकर भारत को पर हमला करने की कोशिश करते थे। अब तुर्की को ही देखिए, तुर्की के कई शेल बरामद हुए हैं, मिसाइलें बरामद हुई हैं भारत में। तुर्की में भूकंप आया था, सबसे पहले अगर मानवता के आधार पर मदद करने वाला देश था जिसने सहायता भेजी थी, वो भारत था। तुर्की इसको भूल गया। ये सब चीज़ें हैं जो तुर्की अभी सबसे ज़्यादा सहायता कर रहा है, अगर सरकारी सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की। तो ये सब चीज़ें देखने वाली है, और मैसेज पूरी दुनिया में लाउड एंड क्लियर है कि अब एक्ट ऑफ टेरर होगा तो बीच बचाव की कोशिशें, या कोई कुछ भी कहे, ये सब कोई नहीं मानने वाला, भारत सरकार नहीं मानेगी। अब नीतिगत फैसला है। अगर अमेरिका अगर ओसामा बिन लादेन के लिए दुनिया भर में अगर घूम सकता है उनको पकड़ने के लिए, तो अब भारत भी एक्ट ऑफ टेरर के खिलाफ युद्ध उसको मानेगा भी, और एक्ट ऑफ टेरर को बढ़ाने वालों को भी नहीं छोड़ेगा। ये सीधा संदेश है, मैसेज लाउड एंड क्लियर है पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को। हमारे साथ कोमोडोर जीजे सिंह हैं। कोमोडोर सर, ये सवाल कुछ नहीं है, बस मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूँगा। ये जीरो टॉलरेंस शुरुआत से रही है इंडिया की, लेकिन वार्निंग्स दी जाती थी। पहले क्या डोजियर वगैरह भी देते थे, अब तो हम डोज देते हैं। पहले हम डोजियर वगैरह भी देते थे, हम बातचीत की टेबल पर आते थे। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है। अब सब एक और आतंकी हमला, और दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। कोमोडोर जीजे सिंह सर, डेक्लेरेशन ऑफ वॉर का मतलब ये भी निकलता है कि जैसे हम पहले उनको ऑफर करते थे कि हम डी एस्केलेट कर सकते हैं, हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, हम कोई मीडिएशन कर सकते हैं। मीडिएशन तो वैसे पहले भी नहीं हम कर रहे थे। तो इससे ये डेक्लेरेशन करने से ये होता है कि हम आपके ऊपर फुल स्केल ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो हमारे सिर्फ एरियल ऑपरेशन हो रहे हैं। हम मिसाइलें उनके ऊपर वेरी प्रिसीजन हिट स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और साथ में वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। हमारी अब तक ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं शुरू हुआ। ग्राउंड ऑपरेशंस का मतलब हमारे टैंक्स, हमारी इन्फेंट्री, हमारी जो आर्म्ड कोर है, जो तोपखाना है, ये अभी ऑन होल्ड रखे हुए हैं, हमने रेस्ट्रेन में रखे हुए हैं। इनको हमने छोड़ा, खुली छुट्टी नहीं दी अभी तक। तो उस टाइम जब डिक्लेरेशन वार हो जाती है तो उसमें ये सब चीजें मिला के, सब जो रेस्ट्रेन लगे हो
होते हैं, जब ये होते हैं वो हट जाते हैं, तो वो हट जाएंगे। कोई भी बैकअप वाले करेंगे ऐसा तो हम घुस जाएंगे अंदर, मैं मतलब चाहूंगा ये एक मिनट, निकलता है। कोमोडोर जीजे सिंह एक बार दोबारा से समझाइए सर, एक बार दोबारा से समझाइए। मतलब अभी भारत जो है एरियल स्ट्राइक कर रहा है, एलओसी नहीं पार कर रहा है, अभी हम रेस्ट्रेन कर रहे हैं। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब हुआ, उसका क्या मतलब हुआ? आईबी का मतलब, इसका डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का मतलब ये होता है, देखिए पहले आप बात समझिए, एलओसी और आईबी में क्या फर्क है। जब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होती है तो हम आईबी क्रॉस कर सकते हैं, हम अपना ड्रॉ कर सकते हैं, पाकिस्तान का एक दूसरा ही नक्शा बना सकते हैं, उसका मतलब ये है। एलओसी जो है उसका पूरा मतलब मीनिंग ये निकलता है, लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ सीज फायर बिटवीन टू आर्मीज। 1971 के अंदर जब हमारी लड़ाई उनके साथ हुई, जब यूएनओ ने कहा, प्रेशर आया, उन्होंने कहा सीज फायर कर, तो हमने सीज फायर कर दिया। इसका मतलब ये निकला दो आर्मी जो थी, फौजें थी, वो एक लाइन पे रुक गई। वो जो लकीर लगी है दोनों देशों के अंदर, कश्मीर के अंदर, वहां पे रुकी हुई है फौज। मगर एलओसी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हम किसी टाइम भी घुस सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें ये इंटरनेशनली हक है। इसीलिए आप सुन रहे होंगे बहुत से डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि आप जो अपना कह रहे कि इंटेग्रल पार्ट है जो कश्मीर पीओके, उसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो सीज फायर का तो कोई मतलब ही नहीं है, एलओसी का तो मतलब ही नहीं है। अभी हमको खुली छुट्टी है, कोई इंटरनेशनली नहीं कोई कहेगा क्यों आपने एलओसी किया। जैसे अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया, मैं एक बार दोबारा से, जैसे अभी हम एरियल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, अभी हम एयर स्पेस वायलेट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान ने किया, हम नहीं कर रहे हैं, हम एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, प्रिसीजन के साथ टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं टेरर आउटफिट्स पर। एक्ट ऑफ वॉर मतलब अगर एक और आतंकी हमला तो वो जंग की तरह होगा, युद्ध की शुरुआत, उसका क्या अभी भी तो हम वही कर रहे हैं। देखिए जो अभी हम किया ना, जो आप 7 अक्टूबर को देखा है, वो एक सिंक्रोनाइज, बहुत ही कोल्ड, कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड, मेजर्ड कहिए एक ऑपरेशन था। उसके अंदर हमारी जो तीनों टाइप के एयरक्राफ्ट उड़े थे, जैसे मिराज 2000 या राफेल और दूसरा क्या नाम सुखाई 30 MK1, वो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर हमने ऐसे वेपनरी लॉन्ग रेंज रखी, स्पाइस बॉम्ब्स रखे, उसके अंदर हमने उनको फिट किया जिसको कहते हैं ग्लाइड बॉम्ब, स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब। जैसे आपका स्मार्ट टीवी आप ऑपरेट कर सकते हैं ना, तो वैसे उसके अंदर हमारा कंप्यूटराइज वो हमने बॉम्ब रख दिए जिसको स्मार्ट लो फ्लाइंग या ग्लाइड बॉम्ब्स कहते हैं। वो जाके हमने उस दिन भी एलओसी नहीं क्रॉस किया, उस दिन भी हमने कोई आईबी क्रॉस नहीं किया। वो हम उसके पास उड़े, हमारे जहाज वहां पे उड़े उसके उन एरिया के, और वहां से उन्होंने फायर कर दिया। फायर करके वो अपने आप टारगेट पे लग गए, वो इसको कहते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक। हम उस टाइम भी एलओसी नहीं क्रॉस किया, हमने उस टाइम भी आईबी नहीं क्रॉस किया, तो उसका मतलब ये निकलता है। और दूसरी बात ये, जो उसको हमने सिंक्रोनाइज आर्मी के साथ किया, हमने आर्मी को क्या बोला कि देखो भाई आपके पास, उसको कहते हैं स्मार्ट एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी शेल। फिर मैं कहता हूं स्मार्ट एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी शेल्स। वो जो शेल्स हैं वो भी स्मार्ट होते हैं। वो स्मार्ट का मतलब उसको हम मिड एयर चेंज कर सकते हैं, फ्लाइट में उड़ रहा है, हमको थोड़ा लगा ऐसे भी ये ठिकाने पे नहीं लग रहा, हम थोड़ी एडजस्टमेंट करके उसको हिट कर सकते हैं। जैसे आप दिखा रहे थे अपनी टीवी चैनल्स के ऊपर, सभी दिखा रहे थे, वो जो उनकी मॉस्क थी, मॉस्क के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने हमारा उसके जो दूसरे गुंबद थे जो लगे होते हैं उनके ऊपर, मॉस्क के ऊपर, उनको भी नहीं छेड़ा। उसकी जो छत थी, छत के बिल्कुल सेंटर के अंदर किया। वो हमने एडजस्टमेंट अपने कंप्यूटर के ऊपर स्मार्ट एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी शेल के साथ किया। ठीक, तो ये जो ऐसी, मतलब मैं एक लाइन में कहूं सर, इसका मतलब ये है एक और आतंकी हमला तो फिर एक और 71। मतलब हमने, हाँ, अभी ये जो रिस्ट्रिक्शन हमने पहले यूज की हैं कि एलओसी नहीं क्रॉस किया, आईबी नहीं क्रॉस, BER भी कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये कहाँ आ रहा है उनको पता नहीं लगा।
ठीक सर, वो तो फुल अलर्ट में बैठे थे भैया। अमिताभ जी ठीक है, एक मिनट सर, मैं कोमोडोर जीजे सिंह, मुझे 1 मिनट दीजिए, जिन्होंने खबर दी है मेरे साथ अमिताभ जी मेरे साथ न्यूज रूम में। अमिताभ जी आप हैं, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बताएं। अमिताभ जी, मतलब ये एक लाइन में मतलब ये खबर का कि अगर एक और आतंकी हमला, एक और गलती, तो 65-71 सीधा 71, फिर और 2 टुकड़े 4 टुकड़े। अमन आप एक लाइन में बोलते हैं, मैं भी एक लाइन में घुस कर मारेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा है। घुस कर मारा था, लेकिन अब घुस के मारेंगे और जहां तक पहुंचेंगे वही हमारा वही एलओसी बनेगा। घुस कर मारेंगे और वहीं बैठ जाएंगे, फिर बेसिकली पाकिस्तान के होंगे टुकड़े 4, मतलब क्लियर। अब एक लाइन में खबर जो लोग दर्शक समझ रहे हैं, एक और आतंकी हमला साहब, एक और आतंकी हमला, एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। एक और गलती, एक और आतंकी हमला अगर किया तो फिर पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, फिर दूसरा 71 होगा। एक लाइन खबर यही। जीजे सिंह सर, कोमोडोर जीजे सिंह, ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ जी, नहीं देखिए ये भी ठीक है, इसको थोड़ा और समझिए। पाकिस्तान में हमने क्या किया? पाकिस्तान में हमने डेक्लेरेशन ऑफ वॉर किया। डेक्लेरेशन के वार जो पाकिस्तान का नक्शा था ना, उसको बदल दिया। उसको बदल का मतलब हमने ईस्ट बना दिया, वेस्ट बना दिया, हमने एक नई इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। yes. तो डेक्लेरेशन ऑफ वॉर के अंदर क्या होता है कि हम अगर बलूचिस्तान बना देते हैं, कट कर सकते हैं आईबी, हम अंडर द डेक्लेरेशन ऑफ वॉर कर रहे हैं, ओपन में कर रहे हैं। कोई हमें क्वेश्चन नहीं कर सकता, दोनों कंट्रीज एट वॉर हैं। जेजे सर को शायद याद दिला दूं मैं, जेजे सर अमिताभ बोला, आपको याद होगा जब पाकिस्तान बन रहा था, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, यू आर थ्रोइंग अस टू वुल्व्स, यानी तुम लोग हमें भेड़ियों के सामने थोप रहे हो। वो भारत में आना चाहते थे, वो पाकिस्तान में मिला दिए गए, आपको शायद याद होगा। आप देखिए, मैं बताता हूं, आप थोड़ा सा समझेंगे हिस्ट्री से। 1914 तक 15 तक जो था, ये जो आप आजकल कंट्रीज के नाम सुनते हैं, जैसे जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, इजराइल है, ये अल्जीरिया है, मोरक्को है, इजिप्ट है, इन सब के अंदर खैलिफेट था। yes. जब 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई और डेक्लेरेशन ऑफ वॉर कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज ने अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का मतलब ये कि उस टाइम टर्की जो था, ये कंट्रोल करता था एरिया को, इसको बोलते थे वो हमारा एम्पायर है। तो उस टाइम जब वॉर हुआ, एक जनरल एलन बी थे, उन्होंने ये एरिया को सबको जीत लिया और फिर 1918-19 के अंदर 1918 में और 19 के पास अंग्रेजों ने, वेस्टर्न पावर्स ने जो थी, खास करके उसमें अंग्रेजी होते थे, इंग्लैंड था, उन्होंने ये कंट्री बना दी। जैसे जॉर्डन है, आज देख रहे हैं आप, एक सऊदी अरेबिया बना दिया उन्होंने, इजिप्ट का लाइन जो है अपने आप खींच दिया। ये जितनी लाइनें उधर खींची हुई ये अंग्रेजों की खींची हुई हैं और किसी की नहीं खींची हुई है। अंग्रेज उस टाइम ग्रेट ब्रिटेन था वो। और साथ में ये आपको ये बता दूं मैं कि आपने शायद पिक्चर देखी हो ना देखी हो, एक लॉरेंस ऑफ अरेबिया, तो वो ट्रू स्टोरी है। वो वहां पे शरीफ था, एक ट्राइब्स होते थे, उन्होंने उसका बना के कंट्री जॉर्डन बना दिया, जिसका ग्रेट ग्रैंड सन जो आजकल है वो अब्दुल किंग है वहां पे। और पहले किंग हुसैन था, उसका लड़का अब्दुल है ना, वो उसी शरीफ का जो अंग्रेजों की मदद की थी, जिसने लड़ने के लिए उसके लिए कंट्री कर दिया था, जिसको आजकल हम जॉर्डन कहते हैं। इसी तरह वर्ल्ड वॉर सेकंड के इजराइल बना दिया था यूएसए ने। इजराइल कोई कंट्री नहीं था पहले, मतलब वो कंट्री आज। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं अमिताभ जी, क्या ये इस तरह की स्टेटमेंट क्लियर, इससे पहले शायद मुझे नहीं याद कभी इस तरह के सोर्सेस के जरिए इस तरह की खबर आई हो, इस तरह की। और क्या डेट वुड बी ए डेटरेंट? क्या ये डेटरेंट होगा कि पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है, टेररिज्म की जो स्टेट पॉलिसी है, उसको छोड़नी पड़ेगी? या तो आप स्टेट पॉलिसी रहेगी टेररिज्म की, आप पाकिस्तान रहे? देखिए, ऐसे कोई सुधरता नहीं है, ऐसे कोई सुधरता नहीं है अमन, आप भी जानते हो। बार बार आतंकी हमले होते हैं, बातचीत करो, डीस्केलेट करो, सीमा पर फौजें जुटी हुई हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, बॉर्डर पर शेलिंग हो रही है, सुधरने वाला कोई नहीं है अमन, कोई नहीं सुधरने वाला। अगर मोदी सरकार ने ये फैसला किया है, थोड़ी देर में ऐलान हो भी जाएगा, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे लगता है कि ये जानकारी दुनिया से साझा करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत अपनी सीमाओं की तो इस बार रक्षा करने में सक्षम है ही, उधर जाकर मारने में भी सक्षम है। और जो पाक पर भारत ने चौतरफा मार अपनी सीमा में रहते हुए मारी है, सोचिए अगर एलओसी क्रॉस किया फिर क्या होगा। नहीं तो फिर ये मैं इसलिए बार बार, तो पाकिस्तान को अपनी टेररिज्म की स्टेट पॉलिसी छोड़नी होगी, या तो वो स्टेट पॉलिसी टेररिज्म की रहेगी या पाकिस्तान रहेगा। अब तो ऑप्शन पाकिस्तान के पास है नहीं,
ट्रेलर हम दिखाई चुके हैं, पिक्चर रिलीज हो जाएगी, अभी जे ट्रेलर सर तो हम दिखाई चुके हैं ना। अभी जे सर बात कर रहे थे इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, अंग्रेजों ने कैसे बांट दिया। जैसे मुझे लगता है कि हमें इस तरह से बांट कर इन पूरे मिडिल ईस्ट को और पूरे एशिया को, मुझे लगता है उन लोगों ने सोचा हो कि हम पंचायती करेंगे। अब खुद ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं यूरोप के बड़े बड़े देश, तो कहाँ से पंचायती करेंगे? यहाँ अराजकता तो होनी ही है इस तरफ। नहीं देखिए, वो इतिहास की बात है। ये मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में कैपेबिलिटी है, वो मुझे लग रहा है कि हम एक दूसरी ड्रॉल कर सकते हैं, बलूचिस्तान बना दे। हम हो सकता है कि पीओके का जो पूरा है लेके उसकी लाइन खींच दे, ये अंडर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत सी डीप मैसेज हम दे रहे हैं वेस्टर्न कंट्री को। देखिए, आप जो करते हैं करें, आज हम रीजनल पावर हैं इस रीजन के अंदर। इंडिया इज ए सुपर पावर व्हेन इट कम्स टू साउथ ईस्ट एशिया, और हम इसके अंदर अपने बॉर्डर खींच सकते हैं। फिर जैसे बांग्लादेश में इंदिरा गांधी ने खींच दिया था, इसी तरह मोदी साहब जो है वो बलूचिस्तान बना सकते हैं। पीओके को पूरा लेके हम कह सकते हैं कि ये एक सेपरेट कंट्री हुआ जहां हमारा हिस्सा है, जैसे हमने अपनी पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं। हो सकता है कि जो पंजाब मुसलमान, देखो जो पंजाब की जिसको पाकिस्तान आर्मी कहते हैं उसे 80% पंजाबी मुसलमान है यार, पंजाबी और कोई नहीं। उसके अंदर 23 रेजिमेंट जो है वो बलूचिस्तान वाली हैं, वो सब डरे, वो सब इनके अगेंस्ट हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है कुछ ऑफिसर जो है वो प्रो इमरान खान है, वो वजीरिस्तान पख्तूनख्वा जो ये उस एरिया का आदमी है। तो इसलिए ये हालात ऐसे है कि अभी 49 50 के पास उन्होंने कोर्ट मार्शल कर दिया, इस पंजाबी आर्मी ने कोर्ट मार्शल कर दिया उसके इमरान खान जो प्रो इमरान खान थे। तो ऐसे उनके अंदर बहुत है, ये खुद प्रॉपर्टी डीलर बने। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी भेजे पाकिस्तान ने, मतलब वो तो क्लियर है, वो तो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म। पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया, पुलवामा आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया, पठानकोट पाकिस्तान, उड़ी पाकिस्तान, 26/11 पाकिस्तान। तो ये सब कश्मीर के नाम पर। तो या एक तो उसको कश्मीर अब भूलना पड़ेगा, मतलब या तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा, और ये वाली जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म वाली, कश्मीर के नाम पर, आतंकवाद का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है ना कश्मीरियत से, लेकिन कश्मीर के वो छोड़नी पड़ेगी अब बेसिकली। अब ये यही मतलब है इस खबर का। देखिए, ये जो पाकिस्तान वाले हैं, एक बात और समझिए, ये जो कश्मीर वाले हैं, कश्मीर वाले ने तो कहा था हमें इंडिपेंडेंट रहना, फिर उन्होंने 25 अक्टूबर के बाद 1947 के अंदर हम इंडिया में आ गए। वो आ गए क्योंकि जो ये हरि सिंह थे उनके किंग आ गए। मगर ये जो पंजाब वाले थे उस टाइम, वो जो थे उन्होंने वो भेजे, वो जिसको जराकार बोलते थे, जो भेज के उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। और एक और चीज देखिए आप, ये जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जैसे पठानकोट हुआ, ये हुआ, इधर हुआ, जहाँ जम्मू में पकड़ लिए, पश्चिम में, उनमें से वो पंजाबी स्पीकिंग है, उनको किसी को कश्मीरी नहीं आती। मैं यार इस सब्जेक्ट के ऊपर पिछले कोई 15 साल से बोल रहा हूँ। हमने कई बार पहले ऐसे पकड़े जिनको कश्मीरी तो आती नहीं है, वो पंजाबी बोलते हैं, कोई वो तलवंडी का है, कोई लाहौर का है, कोई वो गांव का है उधर के, वो सब आके इधर घुसेड़ देते हैं ये। और जितने ये भावलपुर कहाँ पे पंजाब के अंदर है, जैश कहाँ से है, वो मुजफ्फरनगर जो मुजफ्फराबाद जो है वहां पे लश्कर का हेडक्वार्टर है। वो जो लश्कर का हेडक्वार्टर है वो किसका है? ये हाफिज सईद का है, वो पंजाब के हैं, लाहौर में रहता है ये सब। और पीओके के अंदर जितना एरिया है, ये पंजाबी जो जनरल रिटायर्ड हैं, जो उनके पंजाब ऑफिसर हैं, बड़े बड़े फॉर्म लेके जो लोकल कश्मीरी उनको मजदूर बना के रखा हो, खेती तुम करो, उसका फल हम खाएंगे, मेहनत तुम करो, फ्रूट हम खाएंगे। तो इसलिए वो तंग आ रखे हैं। वो कहते हैं हमारा आपके साथ कोई कल्चर नहीं था, हम कश्मीरी लोग हैं, आप तो पंजाब के हैं भाई। इसलिए वहां पे आप देखते हैं ये प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन सर एक और ये खबर ये भी इसको ऐसे समझा जा सकता है अमिताभ जी, कि जो लगातार इंटेलिजेंस अब ये मिल रही है कि पाकिस्तान आतंकी हमला भारत पर करा सकता है मिलिट्री आउटफिट्स खत्म होने के बाद। जो हमने उनके सैन्य अड्डों को तबाह किया, जो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमने उनके फील्ड्स को तबाह किया है, तो अब पाकिस्तान आतंकियों का इस्तेमाल कर सकता है भारत पर हमला कराने के लिए। उसी कंटेक्स्ट में ये बयान होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जंग है, यही मतलब होगा इसका। छद्म युद्ध पाकिस्तान हमेशा लड़ता रहा है,
और 1971 के बाद उसने इसकी संख्या भी बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। कश्मीर की तरफ उनके लॉन्च पैड, आपने पहले भी देखा होगा, अगर पहलगाम के बाद 15 दिन लगे तो उन्होंने सारे लॉन्च पैड खाली करवाने की कोशिश की। कई बड़े आतंकियों को उन्होंने, जो दुनिया भर में जो आइडेंटिफाइड हैं, उनको ऐसे ठिकाने पर ले गए जो महफूज इलाके थे। तो जाहिर है कि पाकिस्तान बचने की कोशिश करेगा, युद्ध से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं पॉलिटिकल। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान के नेतृत्व में फ़ौज पर सवाल उठाए गए हैं, तो फ़ौज पर भी सवाल उठाए गए। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वहाँ पर, भारत ने पानी रोक रखा है, आयात निर्यात बंद कर रखा है। तो एक पूरी तरह से ये IMF के लोन के लिए कल पाकिस्तान को काफ़ी गिगियाना पड़ा है, भारत जहाँ पर लगातार। तो मुझे लगता है, तो एक लाइन की खबर ये है, पाकिस्तान मारेगा नहीं। इसलिए भारत सरकार को ये सीधे सीधे कहना पड़ा कि आगे से कुछ हुआ तो भारत छोड़ेगा नहीं, और इस बार भी पाकिस्तान को इतना सबक सिखा के छोड़ेगा कि कई दिनों तक वो सर नहीं उठा पाएंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान से अब कमर तोड़ दी गई है, उसके सैन्य अड्डों को तोड़ दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। मतलब मिलिट्री की पाकिस्तान की कमर तोड़ी है। वहाँ के जो रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं कि हम 6 लाख, भारत 16 लाख, हमसे नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान जानता है, इसलिए पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए फिर आतंक की कुछ कार्रवाई करने की सोच रहा होगा। इसलिए अभी ये खबर आई क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का आज 5वां दिन है। भारत को लग रहा है कि अब पाकिस्तान की सैन्य कमर तोड़ दी गई है, अब पाकिस्तान आतंकियों का इस्तेमाल एज प्रॉक्सी करके कुछ करा सकता है। इसलिए ये खबर मैं इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहा हूं, यही इसका ये भी मतलब है। अमिताभ जी बिल्कुल, मैं एक मिनट कमोडर जीजे सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, हाँ बोलिए सर, आप बोलिए प्लीज। कमोडर जीजे सिंह, आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक है, वो टेरर, हम जो वहां से टेरर की जो आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी हमारी परसेप्शन चेंज हो गई है। वो परसेप्शन ये है कि ये जो टेरर अटैक होते हैं, ये अटैक उनकी मिलिट्री जो है, मिलिटेंट्स हैं जो उनके, हम टेरर मिलिटेंट से की बात है, उनकी मिलिट्री के ट्रेन आदमी है। फर्क इतना है कि उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, सिविल में कपड़ों में आ रहे हैं, मगर काम वही है। अंडर नहीं देखा जाए, एसेंस देखा जाए तो वही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी आपका आदमी अंदर, मिलिट्री का आदमी आके ऐसे करता है तो हम उसको समझेंगे कि एज ए पाकिस्तान आर्मी इज डूइंग इट। तो हम मतलब कि फुल स्केल आपको जवाब देंगे, उसका बहुत बड़ा जवाब देंगे। अभी तो छोटे दिए हैं, रेस्ट्रेन दिए हैं, आगे से मारेंगे और इतना मारेंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि क्या हमारा। ओके, ये जो अटैक हमने, मतलब ये मैसेजिंग है कि अगर ऐसा कुछ सोच भी रहे हो ना तो छोड़ दो, देश खत्म हो जाएगा। ये मैसेजिंग है, अगर ऐसा कुछ दिमाग में है भी पाकिस्तान के, क्योंकि सेना और आतंकियों में कोई फर्क है भी नहीं, वो दिखा भी हमको। बोलिए प्लीज। उनकी जिहादी थिंकिंग है साहब, वो जिहाद को लेके जो काम कर रहे हैं, परसेप्शन होती है। एक प्रोफेशनल आर्मी होती है, एक नॉन प्रोफेशनल होती है। उनका जो थिंकिंग केमिस्ट्री मिलती है वो हमास के साथ मिलती है। आपने खबर में देखा होगा कि हमास वाले आए थे उनको बताने के लिए, और हमको चुंगल में फंसाना चाहते हैं कि हम उनके साथ लंबी लड़ाई लड़े। वो इसलिए देखिए, आज रात को भी भेजेंगे, कल भी भेजेंगे वो ये जो ड्रोन्स हैं, क्योंकि वो टेंशन में रखेंगे हमें हमेशा ही। तो इसलिए उसका तो मतलब यही होना चाहिए कि इसका कुछ इलाज लॉन्ग टर्म करना चाहिए। अब पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं कि ये टेंशन में रखते हैं ना हमें। अब ये देखना यू टर्न नहीं हुआ। ये जो नहीं सर, ये इसलिए क्योंकि जितने ड्रोन आ रहे हैं सारे गिर रहे हैं, सारे मर रहे हैं, सारी मिसाइलें भारतीय। तो फिर अब मैं वही कह रहा हूँ, जब मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही, ना मुनीर से कुछ हो नहीं रहा, वो तो फिर मैं कह रहा हूँ इसलिए अब टेरर एक्ट करवाया जा सकता है आतंकियों के जरिए। इसलिए शायद भारत सरकार की तरफ से कि अब ऐसा कुछ दिमाग में भी है तो भूल जाओ, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। जी देखिए, अभी क्या हो रहा है बॉर्डर के ऊपर कि उन्होंने अपने टैंक्स को मोबिलाइज शुरू कर दिया है, इन्फेंट्री को। इसके साथ वो ये आतंकी भी साथ भेजेंगे। उनके ये सुसाइड बम्बर्स हैं, ये उनके जो जिसे कहते हैं एक मिलिट्री एसेट है। इसीलिए ये लोग उन्हें हमारे से हमला किया। हम उनको टेररिस्ट समझते हैं। हमने कहा देखिए, ये सब लोग टेरर अटैक, वो उनके लिए ये एक एसेट्स है आर्मी के, हैं उनके आर्मी के एसेट्स हैं ये, क्योंकि सुसाइड मरने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करेंगे ये जो उन्होंने इतने मदरसों में पाल रखे हैं। तो ये फर्क है परसेप्शन के अंदर, ये हमें अभी पूरी समझ आ चुकी है। तो इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि देखो, ये भी भेजेंगे तो फिर एक्ट ऑफ वॉर ही है।
तो ये है जो- भी, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अमिताभ जी, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेना आतंकी तो अमन, कबायली यही जो त्रासदी कबायली रही भेजे है। थे करगिल के समय, पहले बोला हमारे नहीं, फिर माना हमने भेजे। तो ये कबायली वाला भी एंगल है। तो ये बेसिकली सेना आतंकी में फर्क नहीं है। शुरू से ये नॉन स्टेट एक्टर्स पे बला टाल के पाकिस्तान की फौज निश्चिंत हो जाती थी। पाकिस्तान को पाकिस्तान की फौज चलाती है, वहाँ की डेमोक्रेसी नहीं चलाती है। जनरल मुनीर यही करना चाह रहे थे। उन्होंने इसी जोश में इस घटना को अंजाम, पहलगाम की घटना को अंजाम दे दिया। तो हम कैसे माने? कारगिल पूरे नॉन स्टेट एक्टर थे, बाद में कहा नॉन स्टेट एक्टर थे, लेकिन पता चला कि वो फौजी थे। तो ये धीरे धीरे पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आप एक्ट ऑफ वॉर करोगे, आप आतंकी घटना, मासूमों को मारोगे, उसके बाद चाहोगे कि भारत डिस्कलेट करे, भारत बात करके चीज़ों को सुलझाए, आप फिर एक महीने के बाद वापस भारत में घुस जाओ। ये अब बर्दाश्त के बाहर है और इसके यही कारण है कि इस बार पहलगाम की घटना के बाद 15 दिन भले ही लगे जवाबी कार्रवाई में, लेकिन ऐसी कार्रवाई हो रही है जो पाकिस्तान की कमर तोड़ रही है। और अब ये ऐलान कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, भविष्य में कोई भी एक्ट ऑफ टेरर भारत के खिलाफ, और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने बहुत बड़ा संदेश नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल बंद कीजिए और स्टेट एक्टर्स का भी इस्तेमाल बंद कीजिए। और दोस्ती के साथ रहिए। आप पड़ोसी बदल नहीं सकते तो कम से कम पड़ोसी के साथ जंग मत कीजिए, दोस्त रखिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, और प्रधानमंत्री कहते हैं साहब देश नहीं झुकने देंगे। शुक्रिया अमिताभ जी आपका। जीजे सिंह सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक की मजबूरी है। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है। एक लाइन में दोबारा से बता रहा हूं, एक और आतंकी हमला, एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। एक और आतंकी हमला भविष्य में अगर हुआ तो वो जंग की तरह देखा जाएगा, युद्ध की शुरुआत की तरह देखा जाएगा, और फिर भारत वही करेगा जो 65 में किया, 71 में किया, फिर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। इसके पीछे की खबर का परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जिस तरह से सैन्य कमर, पाकिस्तान की सैन्य अड्डों की कमर भारत ने तोड़ दी है, मिलिट्री फेल हो रही है वहां पर, कोई मिसाइल नहीं मान पा रही, सारे ड्रोन गिर रहे हैं, सारी मिसाइलें हम लोग गिरा दे रहे हैं। अब ऑप्शन पाकिस्तान के पास प्रॉक्सी वॉर का है, आतंकियों को भेजकर कुछ कराने का ऑप्शन है, हालांकि उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, तो वो जंग की शुरुआत होगी, एक और आतंकी हमला। थोड़ा सा ब्रेक। एक बड़ी खबर आ गई है, पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। आईएएफ पायलट शिवानी सिंह के बारे में फैला रहा था झूठ, पाकिस्तान ने किया था पायलट को पकड़ने का झूठा दावा, एक और झूठ पकड़ा गया है रंगे हाथों। देखिए ये जो मिस इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान की, शिवानी सिंह के बारे में झूठ फैला रहा था, मतलब पाकिस्तान ने एक हमारा पायलट पकड़ लिया है। मतलब आप ये समझिए पाकिस्तान इन हथकंडों के सहारे शुरू से है, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस झूठ से है, पाकिस्तान ने झूठ के अलावा कुछ बोला नहीं। 65 की जंग में वो कह रहे थे कि दिल्ली तक पहुंचने वाले हैं, दिल्ली में हम डिनर करेंगे, नाश्ता करेंगे, और 71 में भी ये कह रहे थे। 71 में 16 को दिसंबर को सरेंडर किया, 15 तारीख का डॉन का न्यूज़पेपर है जहां कह रहे हैं कि हम ये शिवानी सिंह खड़ी है अपने फाइटर जेट के पास, शिवानी सिंह खड़ी है अपने फाइटर जेट के पास, और पाकिस्तान का क्लेम है शिवानी सिंह को पकड़ लिया है। मतलब सपने में पकड़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। देखिए डिसइंफॉर्मेशन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसमें 90% सच्चाई होनी चाहिए, फिर 10% ट्विस्ट होना चाहिए ताकि लोग उसको क्रेडिबल समझे। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, 100% उनकी तो मतलब झूठ ही आधार है, हर एक चीज झूठ है। अब झूठ पर जब जो मुल्क ही झूठ पर बना हो और झूठ की बुनियाद पर ही उसकी एजुकेशन सिस्टम है, उसकी आर्मी है, उसके इंस्टीट्यूशन हैं, तो वहाँ के लोग तो झूठ को ही सच मानते हैं और पाकिस्तान यही कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है पाकिस्तान के साथ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फैक्ट चेकिंग होती है, दुनिया भर से लोग, इजराइल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, इसीलिए उनको धमकी मिली है, इसीलिए उनका डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने तो एनसीए का कुछ किया ही नहीं। आई एम 100% श्योर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ
इंडिकेशन पिकअप करी हो। और एक और चीज भी हो सकती है हाँ। कि पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने अपनी ही एनसीए की बैठक बुला ली हो, क्योंकि ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि कि हो सकता है पाकिस्तानी सेना अलग से काम कर रही हो, पॉलिटिशियंस को इससे बेदखल कर दिया हो, लेकिन एनसीए में तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर। पाकिस्तान में हो सकता है ना, ये पाकिस्तान में हो सकता है, मैं यही तो बोल रहा था। सिविलियन के हाथ में कुछ नहीं, एनसीए नाम पेपर पर एनसीए है, डिसीजन तो सिर्फ आर्मी के हाथ में है। और ये क्वाइट पॉसिबल कि आर्मी ने कुछ किया है। नहीं सर, और ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन लोगों के बयान पर इनको प्रेशराइज करने लगे। कोई तो उनके पास प्रूफ आया होगा ना, कोई तो मतलब एब्सोल्युटली मैं यही तो कह रहा हूं। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो आजकल कोई धरती का हिस्सा नहीं जो एक इंच को नहीं सैटेलाइट देखता, और जो एडवांस सैटेलाइट है जो अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, आई एम 100% श्योर इनको कुछ इंडिकेशन मिला है कि ये मजबूर हो गया सेनेट में बयान देने के लिए कि हमने तो एनसीए की हैसियत में आना पड़ गया सर पाकिस्तान को। ये जो थोड़े थोड़े टाइम में कोई भी उठकर कुछ भी बयान दे देता था, कहता था कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लेंगे, 1 पाव 2 पाव के बम हाँ 1-1 पाव के जो ये बम लेकर घूम रहे थे, अब समझ में आ गया। अब कह रहे हैं एनसीए की कोई बैठक नहीं हो। कौन कह रहा है? उस देश का मुखिया कह रहा है। शहबाज शरीफ कहाँ कह रहे हैं? सदन में कह रहे हैं। हालांकि एक दूसरे की कोई वैल्यू करता हुआ वहां पर तो नहीं दिखता है। और रुबिका जी, मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ, अगर इन्होंने कोई हिमाकत करी ना ऐसी, इनके न्यूक्लियर वेपन जो ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, फौरन किए जाएंगे, और हम भी इसी चीज का इंतजार करें। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये जानते हैं कि एस्केलेशन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हम एक जिम्मेदार मुल्क भी है, हम जानते हैं कि ऐसी भारी तबाही न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस पूरे रीजन और इस पूरे के पूरे ग्लोब के लिए बहुत हानिकारक होगी। लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझनी होगी, पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि बार बार निर्दोष गांव वालों पर लगातार गोलीबारी हो रही है, तो हिंदुस्तान को रिस्पांस देना पड़ रहा है। जम्मू के आरएसपुरा में लोगों को, घरों, दुकानों को आप देखिए कैसे भारी नुकसान पहुंचा है। सिविलियंस है वो। आरएसपुरा में कैसे हैं हालात, आपको मैं तस्वीर के जरिए बता दूं। की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, जो मकान मालिक थे बता रहे हैं। ये देखिए, ये दीवार में ये सारे ये जो दीवार में होल हुए हैं, ये उसी से हुए हैं। उसी से हुए हैं, पता नहीं अभी एक गिरा के चाहे 2 गिरे हैं। ये देखिए, पूरी दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त कर दी। इतना जोरदार धमाका था ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देखिए गोले दागे गए। इस तरह की ये तस्वीरें हैं। शैल जो है वो गिरे हैं। जबरदस्त सेलिंग जो है वो हुई है पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जो भारत की सीमा में, जो जम्मू संभाग की सीमा में जो गांव लगता है, वहां पर पूरा बाथरूम जो है आप देख सकते हैं वो तहस नहस हो गया है। घर के शीशे, दरवाजे सब टूट चुके हैं, और जो मवेशी है यहाँ पर वो भी मारे गए। उनकी तस्वीरें हम आपको हालांकि नहीं दिखा रहे हैं। और ये शैल जो है ये जीता जागता उदाहरण है कि ये तस्वीर है ये पाकिस्तान की नापाक साजिश की, नापाक हरकत की, जिसे भारत की जो रक्षा प्रणाली है, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगातार नेस्तनाबूद कर रहा है। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। और इस बीच आपको ये बता दें कि जो बीएसएफ की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 आतंकियों को मार गिराया था सांबा सेक्टर में, उनकी पहचान हो चुकी है, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। और ये बता दूं आपको कि ये दोनों ही आतंकी संगठनों के मिले जुले आतंकी थे। हमारे पास डिटेल आ चुकी है। 7 मई को जो ऑपरेशन हुई थी उसमें कई आतंकी मारे गए थे। उसमें एक मुदस्सर कादियान खास है जो कि अबू जुंदाल के नाम से जाना जाता है। ये लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला था और मरकज तैयबा मुरीद के का इंचार्ज था। इसे मारा गया है। ये जो मारे गए आतंकी हैं, 7 को जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, माफ कीजिएगा ये बीएसएफ वाला ऑपरेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये जो वहां मारे गए थे, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था तब ये जो आतंकी अलग अलग ठिकानों पर मारे गए 7 मई को, उनकी कुछ डिटेल हमारे पास आई है। और उस डिटेल में 5 ऐसे आतंकी बताए जा रहे हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर हिंदुस्तान के सीने पर खंजर घोंपा था। मैं बताती हूँ आपको, पहला है, फिर क्लैरिफाई कर रही हूं, 7 मई को पाकिस्तान के उन अलग अलग ठिकानों पर जो बड़े आतंकी मारे गए हैं, जिनको हम कह रहे थे टॉप लीडरशिप जो है आतंकियों की, उनकी शिनाख्त हो गई है और उनके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बढ़ के बताती हूँ वो लोग कौन है।
एक है मुदस्सर कादियान खास, ये है लश्कर तैयबा का, ये मरकज तैयबा मुरीदके का इंचार्ज था। और ये पाकिस्तान आर्मी जो आपको दिखी थी ना, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कौन दहशतगर्दी? ये सारी लाशें पड़ी हुई थी, फिर लाशों का जनाजा पड़ रहा था, एक और आतंकी, और उस आतंकी के पीछे वर्दी दिखाई दे रही थी। तो ये वो जो कॉफिन पड़े हुए थे उनकी पहचान हो रही है। अच्छा, इसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। किसको? ये मुदस्सर कादियान को, ये लश्कर तैयबा के आतंकी को गार्ड ऑफ ऑनर मिला पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। और पाक आर्मी के चीफ और पंजाब सीएम मरियम नवाज की तरफ से रीत भेजी गई है, वो जो माला भेजी जाती है वो भेजी गई है। इसकी फ्यूनरल जो यानी इसकी नमाज जनाजा जो है वो हाफिज अब्दुल रऊफ, ये डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। हाफिज अब्दुल रऊफ वो पढ़ा था नमाज जनाजा। और ये लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी में रहा है, आईजी ऑफ पंजाब पुलिस, माफ कीजिएगा, ये जो जनरल है पाकिस्तान आर्मी में एक, और एक आईजी पंजाब पुलिस, ये दोनों वहां मौजूद थे उस जनाजे में। चाहता हूं पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने, मतलब जो अथॉरिटी है उनकी, उन्होंने कितनी बार भारत को धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। कितनी बार सर? उन्होंने कभी फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल को एब्जॉर्ब नहीं किया। मतलब ये नहीं कहा जैसे इंडिया की पॉलिसी है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने कभी नहीं माना वो। मैं समझता हूँ कि अमेरिका, इजराइल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, इसीलिए उनको धमकी मिली है, इसीलिए उनका डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने तो एनसीए का कुछ किया ही नहीं। आई एम 100% श्योर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ इंडिकेशन पिकअप करी हो। और एक और चीज भी हो सकती है हाँ। कि पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने अपनी ही एनसीए की बैठक बुला ली हो, क्योंकि ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि कि हो सकता है पाकिस्तानी सेना अलग से काम कर रही हो, पॉलिटिशियंस को इससे बेदखल कर दिया हो, लेकिन एनसीए में तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर। पाकिस्तान में हो सकता है ना, ये पाकिस्तान में हो सकता है। मैं यही तो बोल रहा था, सिविलियन के हाथ में कुछ नहीं, एनसीए नाम पेपर पर एनसीए है, डिसीजन तो सिर्फ आर्मी के हाथ में है। और ये क्वाइट पॉसिबल कि आर्मी ने कुछ किया है। नहीं सर, और ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन लोगों के बयान पर इनको प्रेशराइज करने लगे। कोई तो उनके पास प्रूफ आया होगा ना, कोई तो मतलब एब्सोल्युटली मैं यही तो कह रहा हूं। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो आजकल कोई धरती का हिस्सा नहीं जो एक इंच को नहीं सैटेलाइट देखता, और जो एडवांस सैटेलाइट है जो अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, आई एम 100% श्योर इनको कुछ इंडिकेशन मिला है कि ये मजबूर हो गया सेनेट में बयान देने के लिए कि भाई हमने तो एनसीए की हैसियत में मीटिंग आना भी नहीं पड़ गया बुलाई। सर पाकिस्तान को। ये जो थोड़े थोड़े टाइम में कोई भी उठकर कुछ भी बयान दे देता था, कहता था कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लेंगे, एक पाव दो पाव के बम हाँ हमारे हाँ हाँ, एक एक डेढ़ पाव के जो ये बम लेकर घूम रहे थे, अब समझ में आ गया। अब कह रहे हैं एनसीए की कोई बैठक नहीं हो। कौन कह रहा है? उस देश का मुखिया कह रहा है। शहबाज शरीफ कहाँ कह रहे हैं? सदन में कह रहे हैं। हालांकि एक दूसरे की कोई वैल्यू करता हुआ वहां पर तो नहीं दिखता है। और रुबिका जी, मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ, अगर इन्होंने कोई हिमाकत करी ना ऐसी, इनके न्यूक्लियर वेपन को ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, फौरन किए जाएंगे, और हम भी इसी चीज का इंतजार करें। लेकिन एक जिम्मेदार चैलेंज होने के नाते हम ये जानते हैं कि एस्केलेशन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हम एक जिम्मेदार मुल्क भी है, हम जानते हैं कि ऐसी भारी तबाही न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस पूरे रीजन और इस पूरे के पूरे ग्लोब के लिए बहुत हानिकारक होगी। लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझनी होगी। पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि बार बार निर्दोष गांव वालों पर लगातार गोलीबारी हो रही है, तो हिंदुस्तान को रिस्पांस देना पड़ रहा है। जम्मू के आरएसपुरा में लोगों को, घरों, दुकानों को आप देखिए कैसे भारी नुकसान पहुंचा है। सिविलियंस है वो। आरएसपुरा में कैसे हैं हालात, आपको मैं तस्वीर के जरिए बता दूं। की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, जो मकान मालिक थे बता रहे हैं। ये देखिए, ये दीवार में ये सारे ये जो दीवार में होल हुए हैं, ये उसी से हुए हैं। उसी से हुए हैं, पता नहीं अभी एक गिरा के चाहे दो गिरे हैं। ये देखिए, पूरी दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त कर दी। इतना जोरदार धमाका था ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देखिए गोले दागे गए, इस तरह की ये तस्वीरें हैं।
शेल जो है वो गिरे हैं। जबरदस्त सेलिंग जो है वो हुई है पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जो भारत की सीमा में, जो जम्मू संभाग की सीमा में जो गांव लगता है, वहां पर पूरा बाथरूम जो है आप देख सकते हैं वो तहस नहस हो गया है। घर के शीशे दरवाजे सब टूट चुके हैं और जो मवेशी है यहाँ पर वो भी मारे गए। उनकी तस्वीरें हम आपको हालांकि नहीं दिखा रहे हैं। और ये शेल जो है ये जीता जागता उदाहरण है कि ये तस्वीर है ये पाकिस्तान की नापाक साजिश की, नापाक हरकत की, जिसे भारत की जो रक्षा प्रणाली है, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगातार नेस्तनाबूद कर रहा है। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। और इस बीच आपको यह बता दें कि जो बीएसएफ की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 आतंकियों को मार गिराया था सांबा सेक्टर में, उनकी पहचान हो चुकी है, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। और ये बता दूं आपको कि ये दोनों ही आतंकी संगठनों के मिले जुले आतंकी थे। हमारे पास डिटेल आ चुकी है। 7 मई को जो ऑपरेशन हुई थी उसमें कई आतंकी मारे गए थे। उसमें एक मुदस्सर कादियान खास है जो कि अबू जुंदाल के नाम से जाना जाता है। ये लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला था और मरकज तैयबा मुरीद के का इंचार्ज था। इसे मारा गया है। ये जो मारे गए आतंकी हैं, 7 को जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, माफ कीजिएगा ये बीएसएफ वाला ऑपरेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये जो वहां मारे गए थे, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था तब ये जो आतंकी अलग अलग ठिकानों पर मारे गए 7 मई को, उनकी कुछ डिटेल हमारे पास आई है। और उस डिटेल में 5 ऐसे आतंकी बताए जा रहे हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर हिंदुस्तान के सीने पर खंजर घोंपा था। मैं बताती हूँ आपको। पहला है, फिर क्लैरिफाई कर रही हूं, 7 मई को पाकिस्तान के उन अलग अलग ठिकानों पर जो बड़े आतंकी मारे गए हैं, जिनको हम कह रहे थे टॉप लीडरशिप जो है आतंकियों की, उनकी शिनाख्त हो गई है और उनके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बढ़ के बताती हूँ वो लोग कौन है। एक है मुदस्सर कादियान खास, ये है लश्कर तैयबा का, ये मरकज तैयबा मुरीद के का इंचार्ज था। और ये पाकिस्तान आर्मी जो आपको दिखी थी ना, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। कौन दहशतगर्दी? ये सारी लाशें पड़ी हुई थी, फिर लाशों का जनाजा पड़ रहा था, एक और आतंकी, और उस आतंकी के पीछे वर्दी दिखाई दे रही थी। तो ये वो जो कॉफिन पड़े हुए थे उनकी पहचान हो रही है। अच्छा, इसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। किसको? ये मुदस्सर कादियान को, ये लश्कर तैयबा के आतंकी को गार्ड ऑफ ऑनर मिला पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। और पाक आर्मी के चीफ और पंजाब सीएम मरियम नवाज की तरफ से रीत भेजी गई है, वो जो माला भेजी जाती है वो भेजी गई है। इसकी फ्यूनरल जो, यानी इसकी नमाज जनाजा जो है वो हाफिज अब्दुल रऊफ, ये डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ वो पढ़ा था नमाज जनाजा। और ये लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी में रहा है, आईजी ऑफ पंजाब पुलिस, माफ कीजिएगा, ये जो जनरल है पाकिस्तान आर्मी में एक, और एक आईजी पंजाब पुलिस, ये दोनों वहां मौजूद थे उस जनाजे में। चाहता हूं, पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने, मतलब जो अथॉरिटी है उनकी, उन्होंने कितनी बार भारत को धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। कितनी बार सर? उन्होंने कभी फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल को एब्जॉर्ब नहीं किया। मतलब ये नहीं कहा जैसे इंडिया की पॉलिसी है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने कभी नहीं माना वो। मैं समझता हूँ कि अमेरिका, इजराइल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, इसीलिए उनको धमकी मिली है, इसीलिए उनका डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने तो एनसीए का कुछ किया ही नहीं। आई एम 100% श्योर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ इंडिकेशन पिकअप करी होंगी। और एक और चीज भी हो सकती है हाँ। कि पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने अपनी ही एनसीए की बैठक बुला ली हो, क्योंकि ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तानी सेना अलग से काम कर रही हो, पॉलिटिशियंस को इससे बेदखल कर दिया हो, लेकिन एनसीए में तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर।
पाकिस्तान में हो सकता है ना नहीं, ये? पाकिस्तान में हो सकता है, मैं यही तो बोल रहा था। सिविलियन के हाथ में कुछ नहीं, एनसीए नाम पेपर पर एनसीए है, डिसीजन तो सिर्फ आर्मी के हाथ में है। और ये क्वाइट पॉसिबल कि आर्मी ने कुछ किया नहीं है। सर, और ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन लोगों के बयान पर इनको प्रेशराइज करने लगे। कोई तो उनके नहीं, पास प्रूफ आया होगा ना, कोई तो मतलब एब्सोल्युटली, मैं यही तो कह रहा हूं। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो आजकल कोई धरती का हिस्सा नहीं जो एक एक इंच को नहीं सैटेलाइट देखता। और जो एडवांस सैटेलाइट है, जो अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, आई एम 100% श्योर इनको कुछ इंडिकेशन मिला है कि ये मजबूर हो गया सेनेट में बयान देने के लिए कि भाई हमने तो एनसीए की हैसियत में मीटिंग आना भी नहीं पड़ गया बुलाई। सर पाकिस्तान को। ये जो थोड़े थोड़े टाइम में कोई भी उठकर कुछ भी बयान दे देता था, कहता था कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लेंगे। एक पाव दो पाव के बम हाँ हैं हमारे पास। हाँ, एक एक डेढ़ पाव के जो ये बम लेकर घूम रहे थे, अब समझ में आ गया। आप कह रहे हैं एनसीए की कोई बैठक नहीं हो, कौन कह रहा है? उस देश का मुखिया कह रहा है। शहबाज शरीफ कहाँ कह रहे हैं? सदन में कह रहे हैं। हालांकि एक दूसरे की कोई वैल्यू करता हुआ वहां पर तो नहीं दिखता है। और रुबिका जी, मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ। अगर इन्होंने कोई हिमाकत करी ना ऐसी, इनके न्यूक्लियर वेपन जो ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, फौरन किए जाएंगे, और हम भी इसी चीज का इंतजार करें। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये जानते हैं कि एस्केलेशन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हम एक जिम्मेदार मुल्क भी है। हम जानते हैं कि ऐसी भारी तबाही न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस पूरे रीजन और इस पूरे के पूरे ग्लोब के लिए बहुत हानिकारक होगी। लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझनी होगी। पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि बार बार निर्दोष गांव वालों पर लगातार गोलीबारी हो रही है, तो हिंदुस्तान को रिस्पांस देना पड़ रहा है। जम्मू के आरएसपुरा में लोगों को घरों, दुकानों को आप देखिए कैसे भारी नुकसान पहुंचा है। सिविलियंस है वो। आरएसपुरा में कैसे है हालात, आपको मैं तस्वीर के जरिए बताती हूं। की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, जो मकान मालिक थे बता रहे हैं। ये देखिए, ये दीवार में ये सारे ये जो दीवार में होल हुए हैं, ये उसी से हुए हैं। उसी से हुए हैं, पता नहीं अभी एक गिरा के चाहे दो गिरे हैं। ये देखिए, पूरी दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त कर दी। इतना जोरदार धमाका था ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देखिए गोले दागे गए। इस तरह की ये तस्वीरें हैं। शेल जो है वो गिरे हैं। जबरदस्त सेलिंग जो है वो हुई है पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जो भारत की सीमा में, जो जम्मू संभाग की सीमा में जो गांव लगता है, वहां पर पूरा बाथरूम जो है आप देख सकते हैं वो तहस नहस हो गया है। घर के शीशे, दरवाजे सब टूट चुके हैं, और जो मवेशी है यहाँ पर वो भी मारे गए। उनकी तस्वीरें हम आपको हालांकि जहां इस वक्त एकदम अंधेरा कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है पंजाब के जलंधर से। जलंधर के आदमपुर में एक बार धमाके की आवाज सुनाई दी है। तो धमाकों की आवाज सुनाई दी है पंजाब के जलंधर शहर में, आदमपुर, वहां धमाकों की आवाज सुनाई दी है। दूसरी तरफ जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, वहां ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब के जलंधर में धमाकों की आवाज सुनाई। भारत के खिलाफ ये आतंकवाद को लेकर भारत ने बड़ा फैसला, हमारे उच्च सोर्सेस, उच्च सूत्र बता रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं जो ये कंफर्म करें, जो बता रहे हैं कि इंडिया हैज डिसाइडेड दैट एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर, यानी कि कोई और आतंकी कार्रवाई जंग मानी जाएगी, जंग की तरह उसको देखा जाएगा। शुरुआत से भारत कह रहा है कि भारत बहुत संयम बरत रहा है, भारत जवाब दे रहा है, भारत शुरू नहीं कर रहा है, आपने शुरू किया। क्योंकि ये जो फैसला आया है, ये भी आप समझ लीजिए बैठक के बाद आया है। ये बैठक जो हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, वो तस्वीर भी आपके सामने चल रही है, उसके बाद ये फैसला आया है। ये पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने वाली खबर है, पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग देने वाली खबर है, पाकिस्तान को अल्टीमेटम देने वाली खबर है ये कि अब एक और कार्रवाई जो है ये भारत के खिलाफ जंग मानी जाएगी। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि भारत की तरफ से कहा गया कि भारत बहुत संयम बरत रहा है, भारत बहुत रेस्ट्रेन कर रहा है, भारत बहुत जिम्मेदार देश की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अब एक और आतंक, हमारे साथ अमिताभ जी, मेरे सहयोगी जो हैं, जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अमिताभ जी, ये एक क्लियर मैसेज है कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी मोर, और बर्दाश्त अब नहीं करेगा भारत, जीरो टॉलरेंस होगी। अब एक और अगर फ्यूचर एक्ट ऑफ वॉर हुआ, ये क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से अमिताभ जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ अमन, आपने पूरी खबर आपने देख ली है और पूरा देश देख रहा है। ये टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज का ये कहना है कि यह फैसला हो चुका है कि भविष्य में एनी एक्ट ऑफ टेरर, कोई भी आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ
एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी और भारत उसी हिसाब से माकूल जवाब देगा। यानी अब तय नहीं करना है कि हमें हमला करना है, कोई भी आतंकी कार्रवाई करेगा और सीधा इशारा है पाकिस्तान की तरफ और उन देशों की तरफ जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार पहलगाम की हमले की घटना के बाद जो 14 दिनों तक रणनीति बनी है, उसमें एक चीज़ तो प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने साफ कर दिया था कि पहले की तरह जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की उसके बाद वापस आ गए, आतंकी कार्रवाई चलती रहती थी। दूसरी बात जो होती, फिर आपने किया बालाकोट, उसके बाद भी आतंकी कार्रवाई चलती रही। तो ऐसे में भारत सरकार करे तो क्या करे? तो इस बारी ये लड़ाई जो है ये पूरा संदेश देने के लिए पाकिस्तान के लिए रोक रहा हूं, एक सेकंड आप रहिए, 1 मिनट, क्योंकि एक और खबर मुझे मिल रही है। अब 6 बजे आज ब्रीफिंग भी है अमिताभ जी, वो भी आपको पता लग गया होगा। एमईए और एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफिंग है 6 बजे। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत का बहुत बड़ा फैसला, भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई जंग मानी जाएगी। ये जंग मानी जाएगी। जंग मानी जाएगी का मतलब यह कि भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। अमिताभ जी, क्लियर अब मैसेज हो चुका है और हमने बहुत रेस्ट्रेन किया है, बहुत रेस्ट्रेन। हम एस्केलेट नहीं करना चाह रहे। भारत, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, यह भी एक मैसेज इसमें है, लेकिन अब और नहीं। कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? कब तक भारत की जनता बर्दाश्त करेगी? कब तक कश्मीर में बैठे लोग जो शांति और अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदारी कर रहे हैं, कब तक वो शांत बैठे रहेंगे सिर्फ पाकिस्तान की एक जिद पर? आप एक्ट ऑफ टेरर करते जाओ। यही कारण है कि इस बार इतना सख्त रवैया प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अपनाया है। सिर्फ पाकिस्तान को ही संदेश नहीं दिया है, दुनिया भर को संदेश दिया है कि पहलगाम की घटना अगर पूरे देश के दिल को चोट लगी है और सब्र का बांध टूटा है तो सरकार अब खामोश नहीं बैठेगी। पाकिस्तान को सीधा संदेश है। इसीलिए सीमा के अंदर से ही रहते भारत ने संयम बरतते हुए सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। अब तक भारत ने संयम बरतते हुए सेनाएं दूसरी तरफ नहीं भेजी हैं, अपनी सीमा से रह के उनके आतंकी ठिकाने को जिसे पाकिस्तान कब्जा किए हुए है उन ठिकानों को नष्ट करने की लगातार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमन। तो यही कारण है कि अब बर्दाश्त नहीं। ये संदेश पाकिस्तान को देने की पूरी कोशिश है इस बार कि अब बहुत हो गया, अब एक कार्रवाई के बाद आप दोबारा उस काम में लग जाते हो, अब वो बात नहीं चलने वाली। आपने देखा होगा सबसे पहले इंडस वैली ट्रीटी समाप्त की गई, उसके बाद उनका एयर स्पेस भारत की तरफ से बंद कर दिया गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, आयात निर्यात पाकिस्तान से रोक दिए। आप इकोनॉमिकली पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे हो। दूसरा एक चीज अमिताभ जी, एक चीज और क्लियर करिएगा, ये आतंकी कार्रवाई के संदर्भ में हाईली प्लेस सोर्सेज जो हैं आपके, दिस इज रिगार्डिंग टेरर यानी कि एक और पहलगाम, एक और पुलवामा, एक और पठानकोट, कुछ भी ऐसा हुआ। अगर आप ऐसी कोई भी आतंकी कार्रवाई भारत के किसी भी कोने में करते हो या भारत के किसी ठिकाने पे करते हो तो वो उसके बाद भारत सरकार ये नहीं सोचेगी कि हमें आगे क्या करना है। वो भारत के खिलाफ जंग माना जाएगा और भारत उसका माकूल जवाब देगी, पलटवार करेगी उसी क्षण। मतलब कोई अगर एक गलती से कोई पहलगाम हो गया, अब कोई पुलवामा हो गया, कोई पठानकोट हो गया, कोई उड़ी हो गया, तो अब जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यही खबर, वो जंग की शुरुआत होगी फिर। क्लियर? वो ये जो सोर्सेज जो आपके कन्फर्म, जो आपने खबर भी भेजी है, उसकी जो भाषा है वो मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि इंडिया हैज डिसाइडेड एट एनी एक्ट ऑफ टेरर, एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर, भविष्य में कोई भी आतंकी हमला विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ जंग के ऐलान के तौर पर देखा जाएगा, एंड विल बी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली। ये मतलब पहलगाम, पुलवामा, पठानकोट, 26/11, अब भारत पर कोई भी अगर आतंकी हमला हो गया, अमिताभ जी, कोई भी हो गया, तो वो जंग की शुरुआत है। ठीक, यही मतलब मैं समझूं? बिल्कुल। ये आप अगर भारत के संयम को भारत की कमजोरी समझ रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है दुनिया। भारत के पास अब मिसाइलें हैं जो खुद डेवलप की गई हैं। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ने भारत को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि हम हर जवाब देने में सक्षम हैं। अगर आप छुप के वॉर कर रहे हो, वो भारत के खिलाफ जंग का आगाज करना होगा और भारत उसका वैसी उसी भाषा में जवाब देगा। तो ये तय है भारत सरकार का और सीधा संदेश है पाकिस्तान को, जो हमेशा लॉन्च पैड तैयार रखता है। भारत हमेशा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता है, इसीलिए कहा गया था कि ब्लड और वाटर एक साथ पाकिस्तान नहीं जाएंगे।
इसी के साथ ये कहा गया था कि अब पाकिस्तान का कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही कारण है कि पाकिस्तान के उन तमाम ठिकानों को अब ठिकाना बनाया जा रहा है जो कि आतंक को पनाह दे रहे थे, जहां से आतंकी घटनाओं को कार्रवाई दी जा रही है। ये मतलब क्लियर हो गया साहब। हमारे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह हैं। अमिताभ जी, मैं एक बार उनका रुख करूंगा क्योंकि खबर जो आपने RSN सिंह सर, इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर। ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है आपको? क्लियर है? ये इंडिया अभी खबर आई है सर, एक रिएक्शन आपका चाह रहा हूं मैं। एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर will be considered as act of war. This has been made clear by Indian government. एक और पहलगाम, पुलवामा, पठानकोट, कुछ भी जंग शुरू, ये बोल दिया सरकार ने। नहीं, ये देखिए, जो मान लीजिए अभी जो कार्रवाई हो रही है उनके द्वारा ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए और उनके एयरक्राफ्ट के जरिए, दैट टू इज इन सपोर्ट ऑफ टेरर, है ना। तो एक तरह से ये मेरा जो अपना इंटरप्रिटेशन है कि आगे कोई भी अगर वो कार्रवाई करते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ टेरर, क्योंकि ये जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है उनके तरफ से, दैट इज ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ टेरर। आपने पहलगाम किया, हमने आपका उसका जवाब दिया, और उसके बाद आप फिर वो जब हमने जवाब दिया तो आप फिर उसके टेरर के सपोर्ट में आप आगे आ गए। तो ये फाइन प्रिंट थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। ये मतलब टेरर का ये मतलब थोड़ी वो केवल होता है कि जो आपने पुलवामा में देखा था या पहलगांव में देखा है कि इनोसेंट लोगों को मारना। ये सर आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है और थोड़ा सा आपका फेस भी, मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से। लेकिन अमिताभ जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में लगातार मौजूद है, मेरे साथ न्यूज रूम से। बहुत बड़ी खबर है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, वर्ड सुनिए, जो शब्द हैं, एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ वॉर, भविष्य में एक और आतंकी हमला विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, वो युद्ध की तरह देखा जाएगा, भारत के खिलाफ जंग की शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा, एंड विल बी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली, और उसका उसी तरीके से माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत लगातार कह रहा है, भारत बहुत संयम बरत रहा है, भारत रेस्ट्रेन कर रहा है, भारत इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। अब जीरो टॉलरेंस, ये पॉलिसी डिसीजन है साहब, ये कोई ऐसी नहीं है कि ये कोई ऑप्टिक्स वाली बात नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, जो हाईली प्लेस सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं, ये अमिताभ जी कोई ऑप्टिक्स नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है। वन मोर सिंगल एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये पॉलिसी डिसीजन है सर। अब बिल्कुल पॉलिसी डिसीजन है। आपने सुबह में अगर इस बैठक की तस्वीरें देखी, पीएम के चेहरे पे जो गंभीरता है और जिस तरह से वो एड्रेस कर रहे हैं, वो दिखा रहा है कि कोई कड़ा फैसला करने के लिए वो वहाँ पर तमाम लोग बैठे थे। राजनाथ सिंह थे, इसके पहले की बैठकों का दौर देखिए, राजनाथ सिंह के घर सीडीएस गए थे, उसके पहले एनएसए ने जाकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया था, इसके बाद तमाम लोग, तमाम शीर्ष अधिकारी, तीनों सेनाध्यक्ष जाकर प्रधानमंत्री के घर बैठते हैं, तीनों इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ वहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद सबके साथ बैठकर यह फैसला हुआ है। ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ अमन, सिर्फ उनके लिए संदेश, पाकिस्तान के लिए संदेश नहीं है, उनके लिए भी संदेश, उन देशों के लिए भी संदेश है जो छुपके से पाकिस्तान को ढाल बनाकर भारत को पर हमला करने की कोशिश करते थे। अब तुर्की को ही देखिए, तुर्की के कई शेल बरामद हुए हैं, मिसाइलें बरामद हुई हैं भारत में। तुर्की में भूकंप आया था, सबसे पहले अगर मानवता के आधार पर मदद करने वाला देश था जिसने सहायता भेजी थी, वो भारत था। तुर्की इसको भूल गया। ये सब चीज़ें हैं जो तुर्की अभी सबसे ज़्यादा सहायता कर रहा है, अगर सरकारी सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की। तो ये सब चीज़ें देखने वाली है और सिर्फ मैसेज पूरी दुनिया में लाउड एंड क्लियर है कि अब एक्ट ऑफ टेरर होगा तो बीच बचाव की कोशिशें या कोई कुछ भी कहे, ये सब कोई नहीं मानने वाला, भारत सरकार नहीं मानेगी। अब नीतिगत फैसला है। अगर अमेरिका अगर ओसामा बिन लादेन के लिए दुनिया भर में अगर घूम सकता है उनको पकड़ने के लिए, तो अब भारत भी एक्ट ऑफ टेरर के खिलाफ युद्ध उसको मानेगा भी और एक्ट ऑफ टेरर को बढ़ाने वालों को भी नहीं छोड़ेगा। ये सीधा संदेश है, मैसेज लाउड एंड क्लियर है पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को। हमारे साथ कोमोडोर जीजे सिंह हैं। कोमोडोर सर, ये सवाल कुछ नहीं है, बस मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूँगा। ये जीरो टॉलरेंस शुरुआत से रही है इंडिया की, लेकिन वार्निंग्स दी जाती थी। पहले क्या डोजियर वगैरह भी देते थे, अब तो हम डोज देते हैं, पहले हम डोजियर वगैरह भी देते थे, हम बातचीत के टेबल पर आते थे। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है। अब साहब एक और आतंकी हमला और दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। कोमोडोर जीजे सिंह सर।
डेक्लेरेशन ऑफ वॉर का मतलब ये भी निकलता है कि जैसे हम पहले उनको ऑफर करते थे कि हम डी एस्केलेट कर सकते हैं, हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, हम कोई मीडिएशन कर सकते हैं। मीडिएशन तो वैसे पहले भी नहीं हम कर रहे थे। तो इससे ये